मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल में मेरी साथी, इसी विभाग में राज्य मंत्री सम्मानीय श्रीमती राधा सिंह जी, सीधी लोकसभा के सांसद सम्मानीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, इस विधानसभा की विधायक, संसद में मेरे समय लंबे समय तक साथ रही सम्मानीय रीति पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष सम्मानीय देव कुमार सिंह जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधानसभा में वरिष्ठ विधायक सम्मानीय कुंवर सिंह जी, विधानसभा में मेरे साथी विधायक सम्मानीय विश्वामित्र पाठक जी, जिला पंचायत की सम्मानीय अध्यक्ष श्रीमती मंजूराम सिंह जी, उपाध्यक्ष श्री मान सिंह जी, जन अभियान परिषद के शासी निकाय के सदस्य सम्मानीय कृष्णकांत द्विवेदी जी, दो हमारे जनपद के अध्यक्ष हैं, मझौली जनपद से श्रीमती सुनैना सिंह जी, कुसमी से श्रीमती श्यामवती सिंह जी, जिला पंचायत के सम्मानीय सदस्यगण, अन्य उपस्थित सभी मंचस्थ हमारे अधिकारीगण, इस जिले के पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के सीओ, अन्य सभी अधिकारी कर्मचारी मित्रों, उपस्थित भाइयों बहनों, आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। इसको ही बंद करो ना। सब गर्मी में बैठे, अपन भी गर्मी में बैठो। जब मैं मंत्री बना, नहीं चलेगा, थोड़ी इसकी हल्की सी आवाज बढ़ा के रखना, बाकी रहने दो। तो मैंने 3 दिवसीय पंचायत प्रतिनिधियों का संवाद शुरू किया था। पहले दिन जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सीओ, दूसरे दिन जनपद के अध्यक्ष और जनपद के सीओ, और तीसरे दिन जिला पंचायत के सदस्य। लेकिन जनपद सदस्य, सरपंच और पंच, उनसे मैं इन 1.5 सालों में बात नहीं कर पाया। 2 बार मैंने कोशिश की कि संभाग के स्तर पर इस कार्यक्रम को किया जाए, लेकिन मैं उसमें सफल नहीं हुआ। इस बीच में सरपंचों ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की जब मैंने बरसात के पहले मनरेगा का काम रोका था। लेकिन मित्रों, ये बात बड़ी साफ है कि जब हम पंच हैं, सरपंच हैं, जनपद सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य, त्रिस्तरीय पंचायती राज, जब इसकी कल्पना महात्मा गांधी ने की थी, या उस कल्पना का जो मूर्त रूप देने की कोशिश पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की थी, उसमें तो अधिकार कहीं नहीं था, कर्तव्य था। पंच परमेश्वर उनको कहा गया कि ये गांव आपके सुपुर्द है, इसे स्वस्थ रखिए, शांत रखिए, सुखी बनाइए, आत्मनिर्भर बनाइए। लेकिन कैसे? अपने संसाधनों से। ये कल्पना थी पंचायती राज की। लेकिन देश की आजादी के बाद जब कानून पास हुआ और पंचायती राज के को अधिकार मिले, तब ये अधिकारों की चर्चा शुरू हुई। शुरुआती दौर में अधिकार मिल गए, लेकिन उनको धन नहीं मिला। पंचायती राज को सशक्त करने का काम अगर किसी ने किया तो मुझे गर्व है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। और इसलिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, एक बार मुझे कांग्रेस के एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझसे बोला, अरे यार मैं नहीं कर पाया उस समय, लेकिन वैसा कर दो।
मैंने कहा जब आपने अधिकार दिए थे तो पैसे ही नहीं था पंचायतों के पास, लेकिन आज 15वें वित्त का पैसा 2011 की जनसंख्या के आधार पर पंचायत को जाता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। 5वें राज्य वित्त का पैसा है जो पंचायतों को जाता है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। स्टाम्प ड्यूटी का पैसा है जिसे कोई रोक नहीं सकता। मनरेगा का पैसा है, उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं गौड़ खनिज की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो जिले के स्तर पे कई बार तय होता है, विधायक, सांसद, कलेक्टर, उनका हस्तक्षेप होता है। लेकिन केंद्र और राज्य के ये पैसे हैं। लेकिन मैं आपसे प्रश्न करता हूं, जब हम अधिकार मांगते हैं तो हम अपने कितने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं? अगर हमें पंचायत को आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, तो हमारे पास आय के क्या साधन है? मैं पूछना चाहता हूं। जिस दिन मैं मंत्री बना था, मेरा बैनर सबसे पहले मैंने टांगा था, हम पंचायत को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। इसमें आपका योगदान क्या है? आपका विजन क्या है? हर घर में पानी पहुंचता है, लेकिन क्या उसका टैक्स वसूलने तैयार हो? अगर बिजली देते हो तो क्या उसका कोई कर देने के लिए तैयार है? अगर आप कोई व्यवसाय कॉम्प्लेक्स बनाते हो जिसकी मैं अनुमति देने के लिए तैयार हो, लेकिन आप उसका किराया डिसाइड करने के लिए तैयार हो, उसका कुछ आकलन करने के लिए तैयार हो? आपके यहाँ माताएं बहनें हैं, समूहों से जुड़ी हैं, उनको एक जगह पर बैठने को कोई प्रावधान करने की योजना आपकी है क्या? नहीं है। लेकिन आप कहते हो कि मुझे 15 लाख, जो मुझे सरपंचों ने दिया था ज्ञापन, साहब हमको तो 15 लाख का अधिकार है, 25 लाख का अगर होता है या उससे ज्यादा होता है तो जनपद में फाइल जाती है और जनपद से जिले में जाती है। मैंने आपको हाँ नहीं कहा, लेकिन मैंने बिना आपको बुलाए उसको 25 लाख कर दिया। मैंने कोई धन्यवाद का पत्र आपसे नहीं दिया। लेकिन मैंने जब पूछा कि मेरे राज्य में कितनी पंचायत है जहां पंचायत भवन नहीं है, एक लाइन में लिखकर आया 1400 नई पंचायत हैं जो बनी है, और लगभग उतनी पुरानी है जहां पर पंचायत भवन कम से कम नहीं है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो 30-35 साल पहले बने थे, जो ई पंचायत के लायक है ही नहीं, वो संख्या तो और हजारों में। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी थी, मैंने तय किया इसकी डिजाइन बदलनी चाहिए, क्योंकि आप सब गांव के परिवेश से आते हो। मैं आपसे पूछता हूं, अपन किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे, कौन जिम्मेदार है मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हमारा कोई ग्रामीण भवन ऐसा है क्या जिस पर हम 2 मंजिला जा सकते हो? ऐसी नींव नहीं बनाई हमने। हमारा भवन 50 साल पहले बना हो, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम उसके ऊपर जा सकते हैं सिवाय उसको खत्म करने की। क्या ये सच्चाई नहीं है? आप कल्पना करिए कि 25-30 साल पहले गांव में सरकारी जमीन कितनी थी, आज कितनी है? आने वाले 25-30 साल बाद गांव की स्थिति क्या होगी? प्रधानमंत्री आवास के पट्टे हों, जो भी खेल मैदान हो, जो मर्जी आप सोच लो, लेकिन आपके गांव का स्वरूप क्या होगा? मैं ऐसी पंचायतें आपको बताने के लिए तैयार हूं जिनकी 7-7 हजार की आबादी है, लेकिन उनके पास में 1 डिसमिल जमीन नहीं है। एक सरपंच जी मेरे पास आए कि हमारे पास में सीएम राइज स्कूल की अनुमति है, लेकिन जमीन हमारे पास नहीं है। कॉलेज की अनुमति है, लेकिन जमीन हमारे पास नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, इसका जिम्मेदार कौन है? परसीमन जब तक नहीं होगा, आपका रास्ता निकल सकता है क्या? आप विकास कर सकते हो क्या चाहकर भी? आप किसके लिए विकास करना चाहते हैं? और उसके लिए जब ये निर्णय किया तो मैंने उसकी सूची बदली, नक्शा बदला। हमने 2 प्रकार के पंचायत भवन की कल्पना की। दूसरी शिकायत सरपंचों की थी कि हमारा सब इंजीनियर हमको मिलता नहीं और हम एएस के लिए भटकते रहते हैं, और उसको वो कहता है हम तो दौरे पर हैं। तो मैंने पूरे प्रदेश के जितने भी सर्किल होते हैं उनको बनाया, फिर से कहा कि और सोच लो और बता दो, और उसके बाद में क्लस्टर तय किया। जो क्लस्टर की पंचायत होगी वहाँ का पंचायत भवन 48.5 लाख का होगा,
और उसमें सब इंजीनियर का भी ऑफिस अलग से होगा। आधे दिन वो दौरा करे और आधा दिन वो 10-11 पंचायतों के बीच में बैठे, सरपंच को आना है तो वहां पर आए और अपना काम कराए और चला जाए। दूसरा 37.5 लाख का पंचायत भवन है जो सामान्यतः हर पंचायत को मिलने वाला है। अभी हमने 1153 दिए, 2-3 दिन के भीतर में 1441-42 जारी करके उस सूची को खत्म कर दूंगा। वो 37.5 लाख का है। हमने सरपंच को अधिकार दिया था 25 लाख का, लेकिन इस भवन को बनाने का अधिकार हमने सरपंच को दिया। हमने आपसे धन्यवाद का पत्र नहीं लिया। अधिकार तो आपको मिलेंगे, लेकिन मेरा प्रश्न वही रहेगा, हमारा कर्तव्य कब पूरा होगा। मैंने कहा कि जिनका सामुदायिक भवन नहीं है, कम से कम एक पंचायत में एक सामुदायिक भवन होना चाहिए। मैंने 1000 अभी दिए, 1000 देने वाला हूं। आपका धार्मिक कार्यक्रम, आपके खेल के कार्यक्रम, आपके शादी विवाह, लेकिन अगर ये सामुदायिक भवन आप उसके शुल्क नहीं लोगे, पैसा नहीं लोगे, आप व्यवसायिक तरीके से जाते हो तो लाख रुपया देते हो, लेकिन पंचायत के सामुदायिक भवन को आप तो 10,000 देने के लिए तैयार नहीं, तो फिर उसका बिजली का बिल कौन देगा, उसका मेंटेनेंस कौन करेगा। ये काम तो मंत्री का नहीं है, ये काम तो सरपंच का है। मुझे लगता है कि अगर हमें स्वावलंबी बनना है, हमारे गांव को सुंदर बनाना है, तो हमें कोई ना कोई योजना रखनी होगी। हम परिवार के सदस्य के नाते जब हमारे घर में कोई अच्छा उत्सव होना हो तो हम 2-3 साल पहले से सोचते कि शादी कैसे होगी। आप तो 5 साल के लिए सरपंच है। कार्य योजना मैंने मांगी, मैंने कहा खेत सड़क। एक सरपंच था जब उन्होंने कहा था 8 है, 8 बन गई, फिर भी 8 संख्या बची हुई, कैसे हो सकता है। मैंने कहा भाई पोर्टल पे एक बार डाल दो कितनी खेत सड़क है, एक बार में 4 कर लो, फिर 4 कर लो। हाँ, 3-4 साल बाद वो खेत सड़क खराब हो सकती है, तो उसके सुधार की बात करो कि भाई इसको और अपग्रेड करना है। प्लानिंग तो आपको ही बनानी पड़ेगी, पैसे की कमी नहीं है। मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं इस बजट का। पिछली बार राज्य वित्त का जो पैसा है मध्य प्रदेश सरकार का, वो 1400 करोड़ था मध्य प्रदेश के लिए। इस बार बजट में वो 6000 करोड़ है। आप ही को तो मिलेगा, हमें तो कोई रखना नहीं है। स्टाम्प ड्यूटी का बजट 900 करोड़ था, इस बार 2000 करोड़ है, ये आपको ही मिल रहा है। 15वां वित्त का 1 साल बचा है, अगले वर्ष से 16वां वित्त का काम शुरू होगा। 16वें वित्त के आधार पर आपको पैसा मिलेगा, तब तक सेंसस का आंकड़ा आ जाएगा, उस आधार पर आपको पैसा पहुंचेगा। मैं दावे से कहता हूं पंचायतों में पैसा है, लेकिन खर्च करने की जो योजना है वो बनाने में कहीं ना कहीं हम कमजोर है। और उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारे एक मित्र सांसद हैं, सांसद थे अभी बैतूल से विधायक, उनने प्रश्न लगाया और मैंने उत्तर दिया कि बैतूल जिले में कितनी पंचायतें हैं जिनके पास 20 लाख रुपए से ज्यादा है और उन्होंने खर्च नहीं किया। मैंने उत्तर में जवाब दिया है कि बैतूल जिले की 286 पंचायतें ऐसी हैं जहां 20 लाख से ज्यादा रुपया है जिनने खर्च नहीं किया। आप विश्वास करेंगे? विकास के लिए पैसा है तो योजना आपके पास क्यों नहीं है? यदि आपकी कठिनाई है तो आपको बताना चाहिए। हम इस पर संवाद करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और इसलिए आज जो जलगंगा संवर्धन अभियान है, इसका अगर कोई वास्तव में वाहक हो सकता है, एम्बेसडर हो सकता है, तो हमारा पंच सरपंच जनपद हो सकती है। ये मैं दावे से कहता हूं। तुमसे अच्छा रिकॉर्ड इस प्रदेश में कोई दूसरी संस्था नहीं रख सकती, लेकिन आपके पास में रिकॉर्ड रूम नहीं है। आपके पास में प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी हैं, आपके पास में जितनी भी केंद्रीय योजना है, उज्ज्वला योजना हो, संबल के कार्ड हो, आयुष्मान का, सबकी सूची आपके पास है। अब वो सही है, गलत है, पात्र है, अपात्र है, ये तो तय आपको करना है। अगर रिकॉर्ड होगा तो आप स्कैनिंग भी कर सकते हैं। अभी बड़ी बहस चल रही थी संबल के बीच में, जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो 1.5 साल संबल योजना बंद कर दी गई थी। वो बैकलॉग 1.5 साल का चलते ही रहा। मैं धन्यवाद करता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री का, उन्होंने मुझे 3 बार पैसा अलग से दिया। अभी हमने 600 करोड़ फिर मुख्यमंत्री जी ने दिए, 700 करोड़ मेरे पास में है, उनको जब वो भी हफ्ते भर के भीतर हम रिलीज करने वाले हैं। तो हम मार्च 2025 तक कोई ऐसा लाभार्थी नहीं होगा संबल का
चाहे वो स्वाभाविक मृत्यु हुई हो, चाहे दुर्घटना वाली मृत्यु हुई हो, जिसके खाते में 2 लाख और 4 लाख रुपया ना पहुंचे। और उसके बाद जो भी दुर्घटना घटेगी, जो भी केस आएगा, 20 से 25 दिन के भीतर उसके खाते में पैसे जाएंगे। मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें, इन पर तो कभी बात करिए, इन पर बैठकर विस्तार करिए कि मेरे यहाँ पर ये परिस्थिति है। सरकार की योजनाओं का ये लाभ अगर समय पर मिलेगा तो 4 लाख रुपया कम नहीं होते। एक कुछ सामान्य परिवार के लिए जिसके बीच वो वज्रपात जिसके सिर पर हुआ है, हम उसे लाभ दे सकते हैं। मित्रों, ये सड़क की प्रधानमंत्री सड़क, मैं सीधी में खड़ा हूँ, कल सिंगरौली में था। जनमन योजना है। अभी मुझे बताया गया कि सिंगरौली का नाम जनमन योजना में नहीं है, आज मुझे बताया। तो मैंने कहा ये तो अपनी ही गलती है। तो मैंने कहा उसको अभी हम ढूंढवाएंगे परसों कि बैगा जाति के लोग हैं तो जनमन योजना का लाभ मिलना चाहिए। शेड्यूल 5 का कोई जिला है तो प्रधानमंत्री सड़क में परिवर्तन हुए। अगर कोई गांव सामान्य पंचायत भी है और 50% से ज़्यादा अगर वहाँ पर जनजाति है तो 250 की आबादी में वो गांव पंचायत से जुड़ सकता है। वैसे 500 की आबादी चाहिए, लेकिन अगर आदिवासियों की संख्या 50% से ज़्यादा है, भले वो ट्राइबल ब्लॉक हो या ना हो, वो ट्राइबल पंचायत हो या ना हो, अगर गांव की आबादी 50% से ज़्यादा आदिवासी की है तो वो प्रधानमंत्री सड़क से जुड़ेगा। अगर वो नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र है, अति पिछड़ी जिसमें जनमन योजना है, तो 100 की आबादी में भी वो गांव प्रधानमंत्री सड़क योजना से जुड़ेगा। ये जो फर्क है, ये फर्क हमें समझने चाहिए। आपके यहाँ 2 परिवार होंगे, 4 परिवार होंगे, 10 परिवार होंगे, दूसरे को प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपया मिलेगा, बाकी मनरेगा को मिलाकर वो 1,42,000 तक हो जाएगा। लेकिन जनमन आवास आपका होगा तो उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। ये जो फर्क है ये हमारे दिमाग पर रहने चाहिए, तो हम आसानी के साथ उसको लाभ दे सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री सड़क हो, प्रधानमंत्री आवास हो, जितनी भी हमारी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र में चलती हैं, उन सब का लाभ तो आपको मिलेगा। लेकिन जो मेरा सवाल है वो मैं आपसे करता हूँ कि सब कुछ हो जाएगा, सड़क, बिजली, पानी, आवास, लेकिन पानी लाओगे कहाँ से? हमसे ज़्यादा अनुभव आपके हैं। हर साल कुएं का लेवल नीचे जा रहा है, वो सूख रहे हैं। जो 12मासी नाले थे वो सूखने लगे, नदियाँ सूखने लगी। क्या ये सच्चाई नहीं है? पिछले साल 1 महीने का था जलगंगा संवर्धन अभियान। तब मैंने कहा था कि मैं क्या करूँगा, खेत तालाब, अभी मैं आंकड़े देख रहा था, खेत तालाब के यहाँ तो अच्छे हैं लेकिन बाकी चीज़ों के नहीं है। तो मैंने कहा भाई खेत तालाब मिलते हैं तो एक बार कोशिश करो कि जल स्रोत के किनारे खोद दो। अगर आपको 70 मिले हैं तो किसी नदी के किनारे, तालाब के किनारे जो किसान होंगे उनको दे दो ऊपर, तो किसान का भी फायदा होगा। हो सकता है 2-4-5 बूंदे उस तालाब में या नदी में पहुंच जाए। योजना का मतलब है कि हम कोई नयापन करें, कोई नया सरोकार लेकर आए कि योजनाओं का बहुआयामी लाभ कैसे होगा। जल के गिरते हुए स्तर को हम सब अपनी नंगी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन वो रुकेगा कैसे? इसके कारण क्या है? कारण 2 ही है, या तो पौधे थे तो हमने काट दिए, या फिर हमने ट्यूबवेल खोदे हैं और ज़्यादा पानी बाहर निकाला है तो स्तर नीचे गया है। तीसरा तो कोई कारण नहीं। लेकिन ये लेवल बनेगा कैसे? तो उसका तो एक ही रास्ता है, वो है पौधे। हम हिमालय की तराई में रहने वाले राज्य नहीं है। हम इसी पहाड़ों में जो पौधे हैं उनकी जड़ों में अगर पानी इकट्ठा होगा तो उससे बूंद बूंद लेकर ही हम पानी लेते हैं। मैंने पूछा था कि भाई कितनी नदियां हैं, पहले तो सब ऐसे ही बोल देते नहीं है। बड़ी नदियों के हम नाम जानते हैं। बड़ी नदियां तब तक बहेंगी जब तक छोटी नदियां बारहमासी हैं। जिस दिन बारहमासी छोटी नदियां नहीं रहेंगी, ये बड़ी नदियों का अस्तित्व भी संकट में होगा। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ, आज नर्मदा को भी मैं संकट में देखता हूँ। तब मैंने पिछली बार कहा था कि मैं नदियों के उद्गम पर जाऊंगा, मैं खेत तालाब देखने थोड़ी जाएगा मंत्री। मैं पिछली बार 32 नदियों के उद्गम पर गया था, 5 पर पानी मिला, बाकी जगह मुझे पानी नहीं मिला। इस बार मैं फिर 24 नदियों के उद्गम पर पहुंच गया हूं। कल तक यहाँ पर 3 नदियों के ऊपर हमें उद्गम में पानी नहीं मिला, बाकी मैं भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे सब जगह पानी की धारा मिली। ये वर्ष मेरे लिए महत्वपूर्ण है।
लेकिन हम पिछले को भूल नहीं सकते। हमें तय करना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे। पिछली बार मैंने पौधारोपण पर प्रतिबंध लगाया था, सबको बुरा लगा था, पर मैंने कहा कि भाई पौधा लगाते हो, तुम सरपंच हो, तुमने भी लगाए होंगे, जरा अपनी कागज को पलट कर तो देखो कितने पौधे लगाए थे और कितने जिंदा बचे। कोई तुम्हारी जांच नहीं कर रहा, खुद की जांच खुद करो, तुम पे कोई पूछने वाला नहीं, तुम्हें कोई नोटिस नहीं देगा। लेकिन प्रश्न तो पूछने का अधिकार मुझे है कि पौधा लगे और वृक्ष ना बने, ये तो ठीक नहीं है। और ये जिम्मेदारी खाली सरकार की नहीं है, ये जिम्मेदारी परिवार भाव से आपकी अपनी है और हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। मैं हूं या आप, हम एक परिवार के लोग हैं। अगर हम तय कर लें तो कोई हमें रोक सकता है क्या? एक सामान्य सा पौधा आप अपने खेत पर लगाते हो, पौधा लगाकर बाजू से जरवा काटते हो और उसके ऊपर रख देते हो। लेकिन अगर आप सरकारी काम करते हो तब ये क्यों नहीं कर पाते? तब मैंने पिछली बार कहा था कि अगर पौधा नहीं बचता तो उसके दो ही कारण हैं, या तो उसकी सुरक्षा नहीं है या फिर गर्मी में उसको पानी नहीं मिला। तीसरा कोई कारण पौधे के मरने का मैंने नहीं देखा। और इसलिए मैंने शर्त रखी है कि इस साल पौधारोपण होगा, लेकिन आप 30 मई तक, 15 जून तक फेंसिंग कर लीजिए, मनरेगा से गड्ढे कर लीजिए। 3 साल पुराना पौधा हो और 3 साल आप उसकी सुरक्षा दे दो, मैं दावे से कहता हूं 7वें साल में उसको किसी मनुष्य की मदद की जरूरत नहीं है। वो पीढ़ियों तक तुम्हें छाया भी देगा, लकड़ी भी देगा, पानी की कुछ बूंदें भी देगा और ऑक्सीजन भी देगा। क्या ये सच्चाई नहीं है? अपने गांव में कोई किसी पुराने पौधे के पास जाना, झाड़ के पास, और पता करना कि ये किसने लगाया है। भाग्यशाली होंगे आप कि किसी को पता चल जाए कि किसी के पुरखे ने लगाया होगा। हम पौधा लगाते हैं तो अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने नाती पोतों के लिए लगाते हैं, हम अपने लिए नहीं लगाते। और समय की मांग है। पानी मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश नदियों का मायका कहा जाता है। कहते 237 से ज़्यादा नदियां हैं। अभी तो मैं कुल 54-55 पर ही पहुंचा हूं, 55-56 पे पहुंच गया, लेकिन 237 है भैया। क्या अपन जिले में नहीं कर सकते? कल वो दादा गुरु सिगरौली में थे, उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया, उस पर सोच रहा हूं मैं। उन्होंने कहा कि जिस नदी में उद्गम है उसे, उस पंचायत को क्या हम विशेष दर्जा दे सकते हैं? तब मुझे ध्यान आया कि जब मैं नर्मदा परिक्रमा में था तो मैं सेवा में था अपने गुरुदेव की, तो जब भी कोई नदी का संगम आता था तो मुझसे कहते थे 1 किलोमीटर ऊपर चलो, फिर नाक के फिर वापस आएंगे। अब जहाँ पानी होता था तो मैं सोचता था कि भाई गहरा होगा, इसलिए गुरु ने कहा है चल दो पीछे। लेकिन एक जगह पे पानी नहीं था नदी में, नर्मदा में तो था लेकिन उसमें नहीं था, तो मैं घुसने लगा, उसमें सीधे निकल जाएंगे। उन्हें ललकार कर रोका और इशारा किया। हम भी चुपचाप ऊपर गए, फिर 1 किलोमीटर आए, नीचे चले गए। रात में जब मैं उनकी सेवा कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि शिवासी जी, उसमें तो पानी था नहीं, तो आपने इतना 1 किलोमीटर क्यों चलवाया? 1 किलोमीटर गए, फिर 1 किलोमीटर लौटे। उनने जो बात कही, उस दिन से मुझे पता चला कि संगम का मतलब अर्थ क्या है, उसकी सामर्थ्य क्या है। उन्होंने कहा कि संगम नदियों का हो, संगम वृक्षों का हो, संगम मनुष्य में स्त्री पुरुष का हो, संगम पर्वतों का हो। जहाँ भी संगम होता है वहाँ जीवन की संभावना होती है, उसे रोंदने की गलती मत करना। ये सीख मेरे गुरु ने मुझे दी थी। तब मुझे लगा कि वास्तव में लोग संगम पर जाते क्यों हैं? सबको इलाहाबाद की त्रिवेणी में स्नान क्यों करना है? हम स्नान करते हैं लेकिन हमको अर्थ नहीं पता। वो जीवन देने के सामर्थ्य रखता है संगम, इसलिए हम वहाँ डुबकी लगाने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमको बेहतर जीवन चाहिए। लेकिन कोई साधु और संत वो उसके बीच से नहीं जाएगा, वो कहीं किनारे में स्नान करेगा, या जिज्ञासु होगा तो भी वो करेगा। लेकिन दूसरी बात और कही उन्होंने, जहाँ नदी होगी वहाँ पर ऊर्जा होगी। आप पढ़े लिखे हों या ना हो, आप सामर्थ्यवान अर्थ से हों या ना हो, यदि उद्गम पर जाएंगे तो आप औरों से अलग होंगे, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। ये मेरा अपना भरोसा है। मित्रों,
ये जो चीज़ें हैं, जिस जगह पर उद्गम है उसको नहीं पता कि ये उद्गम है। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मैं जहाँ भी गया, जब मैं उनसे पूछता हूँ तो स्वभावतः जनजातीय लोग ही रहते हैं उस उद्गम के पास, या तो वो जंगल में है या दूरस्थ जगह पर है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हो? किसी ने कहा मैं संक्रांति में जाता हूँ, किसी ने कहा आरती में जाता हूँ, किसी ने कहा शिवरात्रि में जाता हूँ, किसी ने कहा हम 3 त्योहारों पर जाते हैं वहाँ पूजन करने के लिए। शक्कर नदी पर उन्होंने कहा कि हम हर शुक्रवार आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए। 3 त्योहारों में तो आते हैं लेकिन हर शुक्रवार आते हैं। उनने इसकी कीमत समझी जिन्हें हम बिना पढ़ा लिखा समझते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनने मैप पे देखा होगा, गूगल पर देखा होगा कि ये इनके कोऑर्डिनेट है, ये यहाँ से निकलती है, लेकिन उस ऊर्जा के केंद्र पर जाने की किसी ने जहमत नहीं उठाई। क्या ये सच्चाई नहीं है? उसने मुझे वो सुझाव अच्छा लगता है कि जिस पंचायत के पास संगम हो उसको ऊर्जा का केंद्र मानकर उसको कुछ अलग से व्यवस्था कर दो, जहाँ उद्गम हो वहाँ पर कुछ व्यवस्था कर दे। पिछले वर्ष से मेरी कोशिश यही है, उद्गम जीवंत हो जाएं, और जीवंत करने का एक ही रास्ता है पौधा लगाना और उसे वृक्ष बनाना। जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं, अगर उस मंशा के साथ अगर हमने ये काम किया तो मैं विश्वास करता हूँ जलगंगा संवर्धन अभियान सफल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मुझे दोबारा ये बात कभी सरपंचों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरपंच समझ सकता है। मित्रों, आज बचे हुए 2.5 साल है, उसके बाद आपको भी चुनाव में जाना है, उसके कुछ दिनों बाद हम लोगों को भी चुनाव में जाना होगा। आप विश्वास करिए, अधिकार आपको दिन प्रतिदिन मिलेंगे, बढ़ेंगे। अभी मैंने CR लिखने का अधिकार जिला पंचायत के अध्यक्ष और जनपद के अध्यक्षों को दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष साल में 3 बार अपने जिला पंचायत CO के बारे में मुझे लिख कर देंगे। इस सप्ताह से वो भी क्रम शुरू होगा कि आप अपनी राय दो, आपके जिला पंचायत CO से आपका व्यक्तिगत व्यवहार कैसा है, अगर कोई वित्त की फाइल आती है वो आपके पास आती है कि नहीं, अगर आप एजेंडा बनाते हो दोनों मिलकर तो बदलता तो नहीं है। यही शिकायतें हैं लोगों की। अगर प्रवास करते हो तो प्रवास पर साथ जाते हो, अलग अलग जाते हो, कितना प्रवास करते हो। मैंने 4 बिंदुओं पर अध्यक्ष को कहा है कि आप मुझे रिपोर्ट दो, क्योंकि मैं जब CR लिखता हूँ किसी अपने जिला पंचायत CA की मंत्री होने के नाते, तो मुझे तो पता नहीं होता कि कार्यप्रणाली क्या है। एक बार कभी कोई व्यक्ति मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने अच्छा काम किया है। जिला पंचायत CO आजकल नए IAS नौजवान है, उनका अपना विजन है, उनकी अपनी एनर्जी है। यहाँ पर भी IAS अधिकारी हैं, मुझे लगता है कि उनको काम करने में मज़ा आता होगा। ऐसे लोग हैं जो यंगस्टर्स हैं, इन चीज़ों में उनके पास में डेटा है, उनके पास में एनर्जी है, वो आपके साथ में मिलकर बेहतर काम कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि शासन और प्रशासन, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर हम बेहतर गति के साथ काम करेंगे तो ये गति कई गुनी बढ़ सकती है। और इस अवसर पर लंबी बात ना करते हुए मैं सिर्फ इतना ही प्रार्थना करूंगा। मैंने तो मना किया था, शायद CO नहीं माने, मैंने कहा था कि जिला पंचायत, मैंने तो इस सम्मेलन का मना किया था क्योंकि मुझे 5 नदियों की जानकारी दी थी और उसके बाद तिरंगा यात्रा एक नया कार्यक्रम जुड़ गया। तो मैंने कहा कि इस कार्यक्रम को निरस्त कर दो, पर रात में मुझे बताया कि नहीं, निरस्त नहीं किया है, समय पहले कर दिया है। तो इस नाते आप सबके दर्शन हो गए, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ, ऐसा मत मानिए कि आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। मैं गांव का आदमी हूँ, भारत सरकार में 5 साल इसी कमेटी का सदस्य रहा हूँ जिसका मैं मंत्री हूँ आज, और इसलिए कोई गलतफहमी मेरे दिमाग में नहीं है। लेकिन 2 बातें मैं जरूर कहूँगा, अपने कर्तव्यों के पूरा करने का संकल्प लीजिए। जैसे परिवार चलाते हैं ऐसे पंचायत चलाइए। अधिकार आपको मिलेंगे, पैसे आपको मिलेंगे, इसकी कमी नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। अच्छा काम करेंगे आपको पैसा मिलेगा। अभी जनपद के अध्यक्ष होंगे, वो भी दुखी थे कि वो मजदूरी और मटेरियल का बैलेंस खराब था, जिले के स्तर पर उसका रेशो तय होता था, तो मैंने उसको जनपद पर लाके कर दिया कि भाई जो जनपद अच्छा काम कर रही है उसको सजा क्यों मिलनी चाहिए। लेकिन जिनका रेशो ठीक नहीं था उनको मैंने 1 करोड़ दिए, जिनका रेशो ठीक था जनपद का उनको 3 करोड़ रुपए दिए।
ये संदेश साफ है, अच्छा काम आप करोगे तो आपको भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो कुछ तो सुधारना पड़ेगा। और इस कड़ाई का एक फ़ायदा हुआ है, 7.25 लाख काम पेंडिंग थे और हमारे सरपंच बोलते थे 20 काम की अनुमति है, पेमेंट नहीं होता, काम पूरा हो जाता, पोर्टल पे चढ़ता रहिए, तो हमको 21वें काम की अनुमति नहीं मिलती। अभी मैंने जाकर शिवराज जी को ये बात कही है, मटेरियल के कारण ही ये ज़्यादा समस्या है। बहुत जल्दी इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा और ऑफलाइन आपको जैसे ही आपका फिजिकल काम पूरा होगा, पेमेंट हो या ना हो, उसका मैंने कहा इसका रास्ता ढूंढिए, या तो जिला पंचायत सीईओ को ये अधिकार दीजिए, यदि वो फिजिकल वेरिफिकेशन से पाते हैं तो उनको इस बात की पात्रता होनी चाहिए कि 20 काम उनको अगर कर चुके हैं तो उनको बाकी काम अलॉट हो जाए। ऐसा नहीं है कि हम नहीं देख रहे हैं, जो कमियां आप मेरे ध्यान में लाते हो उनको बाकायदा उसका रास्ता निकालने का काम भी हम कर रहे हैं। अभी एक और समस्या थी महिला मैट की। अब वो मैट का पैसा, महिला मैट ताकि महिलाएं उसमें आगे आएँ, लेकिन पता चला कि वो तो 8 महीने से पेमेंट ही नहीं मिला, तो कोई महिला मैट बनने के लिए तैयार नहीं है। ये भी मैंने केंद्रीय मंत्री जी को कहा, मैंने कहा ये डिफ़ॉल्ट है, इसका कोई रास्ता निकालिए, अन्यथा उसको मजदूरी के कंपोनेंट में लेकर जाइए। उसका भी बहुत जल्दी, चूँकि वो मनरेगा की गाइडलाइन में है, तो गाइडलाइन का संशोधन होने वाला है, तो उसका भी रास्ता निकलेगा। मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं बारीक बारीक जो आपको काम करने में कठिनाई पैदा कर रही है, वो मंत्री को लिखिए, मिलने की जरूरत नहीं है, माला मत पहनाइए, आप लिखकर 4 लाइनें भेजिए कि मैं सरपंच के नाते, अध्यक्ष के नाते काम करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे ये कठिनाई आती है, जरा इसके बारे में कुछ मार्गदर्शन दीजिए। मंत्री इस बात के लिए, मंत्री सिर्फ पैसा देने के लिए नहीं, वो तो हमने बंद कर दिया, पैसा डायरेक्ट आप ही को मिलना चाहिए। मंत्री कैसे तय करेगा किसी पंचायत में पैसा देना है? और इसलिए मेरे रहते मैंने इन कामों पर प्रतिबंध लगाया था। प्रतिबंध का मतलब ये नहीं था कि मंशा हमारी खराब थी, प्रतिबंध का मतलब था कि 2026 में हम पंचायत के जितने पुराने भवन हैं उनको फिर से 1500-2000 प्रतिवर्ष लेंगे और इसी स्तर का पंचायत भवन बनाकर उनको देंगे। अभी जनपद भवन जर्जर पड़े, उसका कोई फंड नहीं था। अभी मैंने 269 करोड़ पूरे प्रदेश से इकट्ठे किए। 32 जो मेरे पास सूची थी, आज हमारी राज्य मंत्री जी कह रही थी कि उनके भी 2 भवन हैं, तो मैंने कहा जोड़ देंगे उनको। लेकिन वो भवन भी ऐसे नहीं है, पहले शायद 1.5-2 करोड़ रुपया मिलता था, मैं अभी जो मैंने देखा है लगभग शायद 6 या 7 करोड़ रुपया, उसमें भी वो 2 मंजिला होगी और आने वाले 50-60 साल तक वो भवन कम नहीं पड़ना चाहिए। कमज़ोर तो हो ही नहीं सकता, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। जिला पंचायत के 4 नए जिले बने, वहाँ भवन नहीं थे, और साथ में एक दतिया था जहाँ जिला पंचायत का कार्यालय नहीं था, वो 5 मैंने सैंक्शन किए हैं, वो लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए के बनेंगे। मतलब एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम एक बार फोकस करें। ऐसी कोई पंचायत ना हो जहाँ पर पंचायत का भवन ना हो, सामुदायिक भवन ना हो। उसके अलावा हमारा कोई मार्केट बनना है तो वो मार्केट बन जाए, लेकिन आप पूरे में तो मार्केट नहीं बनाएंगे। ये जो प्लानिंग है ये आपको करनी होगी, मदद करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन इस सब विकास के साथ ज़रूरी है हवा और पानी, वो हमें अपने पुरुषार्थ के साथ करना होगा। इसका संकल्प लेकर अगर आप जाएंगे तो आज का कार्यक्रम सफल माना जाएगा। मैं शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,